हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं चाहूँगा आप ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट प्लांट फिजियोलॉजी देखने वाले हैं और यह जो है नीम रासुंडा बुक से संबंधित है। अगर आप मेरे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहां पर प्लेलिस्ट बना दी गई है। साथ ही में जो लोग टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं उन लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, वहां से वो ज्वाइन कर लें। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पादप कारिकी प्लांट फिजियोलॉजी महत्वपूर्ण बिंदु तो इसमें है विकासवाद का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में हम लोग थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कहते हैं, किसने दिया था? तो विकासवाद का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो है किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। और फोटो श्वसन क्या है? तो फोटो श्वसन जो है ऊर्जा खर्च करने वाली प्रक्रिया है। और द्रव्यमान प्रवाह या जिसको इंग्लिश में मास फ्लो कहते हैं, इससे प्रभावित होता है। तो द्रव्यमान प्रवाह जो होता है किससे प्रभावित होता है? तो ये वाष्पोत्सर्जन आता है इसमें। और वसा का शर्करा में रूपांतरण होता है। तो वसा का शर्करा में रूपांतरण किसमें होता है? तो ग्लाइकोसोम में होता है। और प्रकाश श्वसन संपन्न होता है। तो प्रकाश श्वसन जिसको फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं किसमें संपन्न होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में। और प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण एक ऑक्सीकरण अपचयन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रक्रिया है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? एक ऑक्सीकरण और अपचयन जो है प्रक्रिया है। और फोटो सिस्टम सेकंड अनुपस्थित होता है। तो फोटो सिस्टम सेकंड किस में अनुपस्थित होता है? C4 पौधे में। अच्छा, C4 पौधों में कौन आता है? तो इसमें आपका मक्का आता है और उसके बाद फिर आता है गन्ना आता है। ये सब क्या है? आपके C4 पौधे हैं। और बात करेंगे C3 पौधे का, तो उसमें कौन आता है? कपास आता है और धान आता है, गेहूं आता है। ये सब आपके C3 पौधे हैं। तो फोटो सिस्टम सेकंड जो होता है अनुपस्थित होता है। तो किस में अनुपस्थित होता है? C4 पौधों में अनुपस्थित होता है। और वसा का कार्बोहाइड्रेट में रूपांतरण होता है। तो किस में होता है? तो ग्लाइऑक्सीलेट चक्र में होता है। इसकी वजह से नहीं दिख रहा था। और IAA इंडोल एस्टिक एसिड का पूर्वगामी प्रेसेसर है। तो क्या है? तो ट्रिप्टोफैन है, ट्रिप्टोफैन। तो विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। और फोटो श्वसन है तो क्या है? फोटो श्वसन एक ऊर्जा खर्च करने वाली प्रक्रिया है। और द्रव्यमान प्रवाह जिसको मास फ्लो कहते हैं प्रभावित होता है। तो किससे होता है? तो वाष्पोत्सर्जन से। और वसा का शर्करा में रूपांतरण होता है। तो ग्लाइकोसोम्स में होता है। और प्रकाश श्वसन फोटो रेस्पिरेशन संपन्न होता है। तो किस में संपन्न होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। और प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो एक ऑक्सीकरण अपचयन प्रक्रिया है। और फोटो सिस्टम सेकंड अनुपस्थित होता है। तो किस में अनुपस्थित होता है? C4 पौधे में, जैसे गन्ना हो गया, मक्का, ये सब C4 पौधे हैं। और वसा का कार्बोहाइड्रेट में रूपांतरण होता है। तो ग्लाइऑक्सीलेट चक्र में। और इंडोल एस्टिक एसिड IAA का पूर्वगामी क्या है? ट्रिप्टोफैन है। और पादप शरीर क्रिया विज्ञान के जनक कौन है? तो स्टीफन हेल्स हैं। जो पादप शरीर क्रिया विज्ञान है उनके जनक कौन है? तो स्टीफन हेल्स हैं। और कोबाल्ट किसके घटक के रूप में उपस्थित रहता है? तो विटामिन B12। और सहिष्णुता का कानून लॉ ऑफ टोलरेंट
किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो सेल्फोर्ड द्वारा जो है शुरू किया गया था। और ग्लाइकोलाइसिस कोशिका के किस भाग में होता है? तो ग्लाइकोलाइसिस जो है कोशिका के साइटोप्लाज्म में होता है। और केफ चक्र और ईटीसी किस में संपन्न होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। और ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? तो पाइरूवेट है। और प्रकाश या हिल रिएक्शन किस में होता है? तो क्लोरोप्लास्ट के ग्रैना में होता है। और डार्क रिएक्शन जिसको कैल्विन चक्र कहते हैं, ये किस में होता है? तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और दुनिया में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित प्रोटीन है तो कौन सा प्रोटीन है? तो रूबिस्को है। और ग्लूकोज के एक अणु ऊर्जा देता है तो कितना ऊर्जा देता है ग्लूकोज का एक अणु? तो 686 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। और जल उपयोग दक्षता वाटर यूज इफिशियंसी किस में ज़्यादा होता है? तो कैम में। और उसके बाद कौन आता है? तो C4 उससे कम C3 में सबसे लोवेस्ट होता है। और क्रेंज टाइप लीफ एनाटॉमी किस में पाई जाती है? तो C4 पौधों में पाई जाती है। क्रेंज टाइप लीफ एनाटॉमी किस में पाई जाती है? तो क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है C4 पौधों में। तो कोबाल्ट किसके घटक के रूप में उपस्थित होता है? तो कोबाल्ट जो है विटामिन B12 के रूप में उपस्थित होता है। और लॉ ऑफ टॉलरेंस किसके द्वारा दिया गया था? तो सेल्फोर्ड द्वारा शुरू किया गया था। और ग्लाइकोलाइसिस कोशिका की किस भाग में होता है? तो साइटोप्लाज्म में होता है। और केफ चक्र और ईटीसी किस में संपन्न होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद कौन है? तो पाइरूवेट है। और प्रकाश या हिल प्रक्रिया जो था किस में होता है? तो क्लोरोप्लास्ट के गैना में होता है। और जबकि डार्क रिएक्शन जब आएगा तो स्ट्रोमा में होगा क्लोरोप्लास्ट के। और दुनिया में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा प्रोटीन है? तो रूबिस्को है। और ग्लूकोज के एक अणु के से जो है कितना कैलोरी ऊर्जा मिलता है? तो 686 कैलोरी ऊर्जा मिलता है। और बाकी वाटर यूज इफिशियंसी जो है मैक्स ज़्यादा पूछेंगे तो उसमें कैम में होता है। और लोवेस्ट पूछेंगे तो C3 में होता है पौधों में। अर्थात जो हो गया आपका इसमें गेहूँ हो गया। और उसके बाद फिर कपास हो गया आदि में होता है। और तो कैल्विन चक्र और हैच स्लैक किस में होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। और प्रकाश संश्लेषक उच्च दर किन पौधों में होती है? तो C4 में होता है। और ग्लूकोज एक प्रकार की शर्करा है तो कैसी शर्करा है? मोनोसेक्राइड शर्करा है ग्लूकोज एक प्रकार की। और चीनी जो सभी शर्कराओं से होता है सबसे मीठी होती है तो फ्रक्टोज है। और डाइसेक्राइड के उदाहरण कौन से हैं? तो माल्टोज है, लैक्टोज है और सुक्रोज है। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर है तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सा है? तो सुक्रोज है। और अंकुरित बीजों में जो है शर्करा पाई जाती है तो अंकुरित बीजों में शर्करा कौन सी पाई जाती है? तो माल्टोज। और लैक्टोज जो कि दुग्ध शर्करा है एक संयोजक है ग्लूकोज और गलैक्टोज का। और प्रोटीन शब्द किसके द्वारा दिया गया था? 1840 में मोल्डर द्वारा। और एंजाइम शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था मतलब दिया गया था? तो W कूटिन्स द्वारा। तो कैल्विन चक्र और हैच स्लैक किस में होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। और प्रकाश संश्लेषक उच्चतम दर होता है किन पौधों में होता है? तो C4 पौधों में होता है। और ग्लूकोज एक प्रकार की शर्करा है तो कैसी शर्करा है ग्लूकोज का अगर जो पूछा जाएगा तो मोनोसेक्राइड है। और चीनी जो सभी शर्कराओं में सबसे मीठी होती है तो वो फ्रक्टोज आता है, फ्रक्टोज फलों से प्राप्त। और उसके बाद डाइसेक्राइड का उदाहरण कौन सा होता है? तो माल्टोज होता है, लैक्टोज होता है और सुक्रोज होता है। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सा है? तो सुक्रोज है। और अंकुरित बीजों में
कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो माल्टोज। और लैक्टोज जो कि क्या होता है? ये तो दुग्ध शर्करा है। और किसके संयोजन है? तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज का। और प्रोटीन शब्द किसने गढ़ा था? तो 1840 में मोल्डर ने। और एंजाइम शब्द जो था किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो डब्ल्यू कोटेंस द्वारा। और ताला और कुंजी लॉक एंड की मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो जो लॉक एंड की मॉडल है ये फिशर द्वारा प्रस्तावित किया गया था। और टर्म जो था है विटामिन से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो विटामिन जो टर्म है ये फंक द्वारा प्रस्तावित किया गया था। और बॉन्ड जो अमीनो एसिड से जुड़ता है, तो अमीनो एसिड से कौन सा बॉन्ड जुड़ता है? तो कार्बोक्सिल होता है। और क्रेंच एनाटॉमी जो होता है किस पौधों के समूह में पाई जाती है? तो C4 पौधे। तो क्रेंच एनाटॉमी किस पौधों के समूह में पाई जाती है? तो C4 पौधे। और एक फूल उत्तेजना हार्मोन फ्लोरिजन का उपयोग किसने किया? तो M चेलाकियान ने किया। और खनिज तत्व जो रंध्र व्यवहार में शामिल है, तो रंध्र व्यवहार में कौन शामिल है? कौन सा खनिज तत्व है? तो पोटास है। प्लांट न्यूट्रिएंट में ये बताया गया है। और प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय प्रक्रिया किसमें होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशीय प्रक्रिया है वो थाइलोकोइड्स में होती है। और नम बीजों के कम तापमान उपचार द्वारा जो है सीड डॉर्मेंसी को तोड़ना क्या कहलाता है? तो स्ट्रैटिफिकेशन कहलाता है। आरएनए संश्लेषक कहा जाता है, तो आरएनए संश्लेषक कौन कहा जाता है? राइबोसोम। और बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक कारक कौन है? तो वायु। बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक कारक वायु है। और हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स के कारण क्या होता है? सूखे पदार्थों द्वारा होता है पानी से भिगोना क्या कहलाता है? अंतःचूषण, इम्बिबिटेशन। हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स के कारण सूखे पदार्थों द्वारा पानी से भिगोना कहलाता है, तो क्या कहलाता है? अंतःचूषण। तो बॉन्ड जो अमीनो एसिड से जुड़ता है कार्बोक्सिल है। और टर्म विटामिन किसके द्वारा जो था प्रस्तावित किया गया था? तो फंक द्वारा। और क्रेंच एनाटॉमी किस पौधे के समूह में पाई जाती है? तो C4 पौधे। और C4 पौधे के में उदाहरण में कौन आता है? तो गन्ना आता है, फिर आपका मक्का आता है, बाजरा आता है, ये सब C4 पौधे हैं। और एक फूल उत्तेजना हार्मोन फ्लोरिजन जो है का उपयोग किसने किया था? तो M चेलाकियान ने। और खनिज तत्व जो रंध्र व्यवहार में शामिल है, तो कौन है? तो पोटास है। और प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय प्रक्रिया किसमें होती है? तो थाइलोकोइड्स में। और नम बीजों के कम तापमान उपचार द्वारा सीड डॉर्मेंसी को तोड़ना स्ट्रैटिफिकेशन कहलाता है। और आरएनए संश्लेषक कहा जाता है, तो आरएनए संश्लेषक जो है राइबोसोम्स में। और बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक कारक कौन है? तो वायु, एयर। हाइपरटोनिक घोल में पानी के बाहरी प्रवाह के कारण होता है प्रोटोप्लाज्म का सिकुड़ना क्या कहलाता है? जीव द्रव्य कुंचन। पानी का प्रवाह किधर हो रहा है? तो बाहर की तरफ हो रहा है। तो हाइपरटोनिक घोल जो है में क्या होता है कि पानी का बाहरी प्रवाह होता है, मतलब वो बाहर की तरफ जब जाता है, जब बाहर की तरफ किसी भी चीज़ से निकलता है तो क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म सिकुड़ जाता है, जिसे क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कुंचन। मान लिए ये हैं अंगूर, इससे अगर जो इसके अंदर का बाहर का निकल गया तो वो अब छिचुक जाएगा, इतना हो जाएगा, मतलब क्या कहते हैं उसको? सिकुड़ जाएगा।
तो जीवद्रव्य कुंचन उदाहरण के तौर पे है। और C4 पौधे पर ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव जो है कुछ हद तक अच्छा है, क्योंकि वे क्या करते हैं, CO2 का कुशल उपयोग करता है। मतलब C4 पौधे जो हैं थोड़ा सा आपदा में अवसर खोजते हैं। जैसे C4 पौधे क्या होते हैं, पौधे पर अगर जो ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव कुछ हद तक क्या होता है, अच्छा होता है, क्योंकि वो CO2 जो है उसका कुशल उपयोग कर लेते हैं, अपने काम में यूज कर लेते हैं। और इमर्सन एंड लेविस ने 1943 में देखा कि रेड जोन में 600 nm से अधिक तरंग दैर्ध्य में क्वांटम जो है पैदावार में गिरावट आई है, और जिसे रेड ड्रॉप भी कहा जाता है। तो इमर्सन एंड लेविस ने 1943 में उन्होंने देखा कि जो रेड जोन है 600 nm से अधिक तरंग दैर्ध्य में क्वांटम पैदावार में क्या हुआ, गिरावट आई है, और जिसे क्या कहते हैं, रेड ड्रॉप कहा जाता है। और प्रकाश का लाल वड़क 580 nm से 680 nm का तरंग दैर्ध्य जो लघु दिवस और दीर्घ दिवस दोनों पौधों में फूल उत्प्रेरण के लिए सबसे प्रभावी है। तो प्रकाश में जो लाल वड़क होता है, लाल रंग, ठीक है, वो चाहे लघु दिवस हो या दीर्घ दिवस पौधे हों, चाहे शॉर्ट डे प्लांट हो या लॉन्ग डे प्लांट हो, ठीक है, दोनों पौधों में फूल उत्प्रेरण के लिए जो है सबसे प्रभावी है। और ओटो वारबर्ग ने 1920 में पाया कि शैवाल में प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन द्वारा बाधित था, और यह सभी पौधों में होता है, और इस प्रभाव को वारबर्ग प्रभाव के रूप में जाना जाता है। तो ओटो वारबर्ग 1920 में उन्होंने क्या पाया, उन्होंने पाया कि शैवाल में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण जो है ऑक्सीजन द्वारा, यानी कि ऑक्सीजन कौन, सिंबल क्या है ऑक्सीजन का उसमें, तो O, ठीक है। अच्छा, अब न्यूट्रिएंट्स में जब यही ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं तो कि ऑक्सीजन किससे प्राप्त होता है, तो उसमें आता है कि वायु और जल से। जल में क्या होता है, H2O होता है, और ऑक्सीजन यहाँ पे भी आ रहा है। और वायु में कैसे प्राप्त होता है, तो वायु में CO2 पाया जाता है, तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पर ऑक्सीजन के तौर पे आता है, ठीक है। तो ओटो वारबर्ग ने 1920 में पाया कि शैवाल में जो है प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन द्वारा बाधित था, और यह सभी पौधों में होता है, और इस प्रवाह को वारबर्ग प्रवाह के रूप में जाना जाता है। और प्रकाश की तीव्रता जिस पर क्या होता है, CO2 का प्रकाश संश्लेषण में सेवन जो है श्वसन में CO2 उत्पादन के बराबर होता है, यह क्षतिपूर्ण बिंदु है कहलाता है, और इसलिए इसमें जो है शुद्ध प्रकाश संश्लेषण जो है शून्य होता है। इसमें कह रहा है कि प्रकाश की तीव्रता जिस पर CO2 का प्रकाश संश्लेषण सेवन मतलब जो वो प्राप्त करता है, और श्वसन में CO2 उत्पादन के जो है बराबर होता है, जितना पाता है उतना ही निकाल देता है। तो यह क्या होता है, क्षतिपूर्ण बिंदु कहलाता है, कंपेंसेशन जो होता है पॉइंट कहलाता है, और इसलिए इसमें क्या होता है, शुद्ध प्रकाश संश्लेषण शून्य होता है। अगर जो प्योर फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस के तो उसमें शून्य होता है। एक विशिष्ट कम तापमान की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक पौधे की कली या अंकुर को ठंडा उपचार क्या होता है, विशेष रूप से शीत प्रिय पौधे के लिए के रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है, वर्नेलाइजेशन। एक विशिष्ट कम तापमान की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक पौधे की कली या अंकुर को ठंडा उपचार के रूप में जाना क्या कहलाता है, वर्नेलाइजेशन कहता है।
और वर्नलाइजेशन जो होता है, शब्द किसने दिया था? टीडी लिसेंको द्वारा दिया गया था। ये इम्पॉर्टेंट है कि वर्नलाइजेशन शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो टीडी लिसेंको द्वारा दिया गया था। और पौधों से जमीन के ऊपरी के भागों तक पानी व पोषक तत्व का गमन जो होता है जाइलम द्वारा होता है। ये प्लांट है, इसमें इधर लीफ है और इधर लीफ है, ठीक है। अब पौधा है ये, और ये उसका रूट है, रूट ज़मीन के अंदर, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि पौधे से ज़मीन के ऊपरी भागों तक, यहाँ तक हमको यहाँ तक पहुँचाना है, इसके ऊपर भी लीफ होंगी वहाँ पहुँचाना है, ठीक है। पानी व पोषक तत्वों का गमन जो है किसके माध्यम से होता है? तो जाइलम के माध्यम से होता है। जाइलम के माध्यम से पोषक तत्व और जो है पानी का जो होता है गमन होता है, ठीक है। अब फिर पौधों में खनिज यानी कि मिनरल की कमी को जल्दी से ठीक किया जा सकता है। अगर जो हमको जल्दी से ठीक करना है तो क्या करना है? तो फोलियर स्प्रे करना है, पर्ण छिड़काव। तो पौधे में खनिज की कमी को जल्दी से दूर ठीक करना है तो पर्ण स्प्रे द्वारा जो है किया जाता है। और पानी के H2 और ऑक्सीजन अणु के बीच का कोण कितना होता है? तो 105 डिग्री होता है। पानी के H2 और ऑक्सीजन के बीच अणु जो होता है उसके बीच का कोण होता है तो कितना होता है? 105 डिग्री होता है। और मिट्टी में मौजूद पानी की कुल मात्रा को कहा जाता है हॉलर्ड कहा जाता है। मिट्टी में जैसे कोई सॉइल है, ठीक है, उसमें मौजूद जितने भी पानी हैं उसकी कुल मात्रा को क्या कहा जाता है? हॉलर्ड कहा जाता है। और भोजन की आवाजाही के लिए द्रव्यमान बटे दाब प्रवाह का सिद्धांत किसने दिया था? तो मंच ने दिया था। जैसे भोजन की आवाजाही और के लिए जो है द्रव्यमान बटे दाब प्रवाह का सिद्धांत किसने दिया था? ये सिद्धांत किसने दिया था? तो मंच ने जो है दिया था। और कोशिका भित्ति में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में मौजूद रसायन है, तो कोशिका भित्ति में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में जो मौजूद रसायन है वो कौन सा है? तो लिग्निन है। कोशिका भित्ति में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में मौजूद रसायन कौन सा है? तो लिग्निन है। और पौधे में तनाव के दौरान एमिनो एसिड का संचय होता है, तो पौधे में जो तनाव के दौरान है उसमें एमिनो एसिड का संचय कहाँ होता है? तो प्रोलीन में। और प्रकाश संश्लेषण C3 पौधों में होता है तो केवल प्रकाश की उपस्थिति में। C3 पौधों में क्या होता है? केवल प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है। और IAA के जैव संश्लेषण में शामिल पोषक तत्व कौन है? तो जिंक। अच्छा, जिंक की बात आई है तो जिंक की कमी से धान में कौन सा रोग होता है? तो धान में खैरा रोग होता है। तो पौधों में खनिज की कमी को अगर जल्दी से ठीक किया जा सकता है तो किसके द्वारा किया जा सकता है? तो पर्ण स्प्रे द्वारा किया जा सकता है। और ये चीज़ है इम्पॉर्टेंट। और मिट्टी में मौजूद पानी की कुल मात्रा को हॉलर्ड कहते हैं। और कोशिका भित्ति में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में मौजूदा रसायन कौन से हैं? तो लिग्निन है। और प्रकाश संश्लेषण जो है C3 पौधों में केवल प्रकाश की उपस्थिति में होता है। अगर प्रकाश संश्लेषण की बात करें C3 पौधों में कब होता है? तो केवल प्रकाश की उपस्थिति में होता है। अब है प्रोटीन के प्रकार। तो इसमें क्या है? एक तरफ प्रोटीन है और एक तरफ उपस्थिति है। तो कोलेजन की उपस्थिति कहाँ है? तो स्नायु यानी कि मसल्स में। और फिर केराटिन का कहाँ पे है? तो बाल और नाखून में। शरीर में बाल और नाखून में कौन सा प्रोटीन है? तो केराटिन। और फाइब्राइन कहाँ है? तो रेशम में। इलास्ट्रीन जो है प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? तो कीट के जो होता है पंख।
कीट का शरीर जैसे किस में बटा होता है, तो हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में बटा होता है, 3 पार्ट में होता है। और उसी में वक्ष में जो पंख पाए जाते हैं उसमें जो प्रोटीन होता है इलास्टिन प्रोटीन होता है। और नियामक किस में उपस्थित होता है, तो एंजाइमों में। तो कोलेजन जो होता है ये स्नायु यानी कि मसल्स में होते हैं। और केराटिन जो होता है बाल और नाखून में पाया जाता है। और फाइब्राइन जो होता है रेशम में पाया जाता है। और इलास्टिन जो होता है कीट के पंख में होता है। और नियामक किस में होता है, तो एंजाइमों में। पादप कार्य की प्लांट फिजियोलॉजी, इसमें होता क्या है, तो जो प्लांट फिजियोलॉजी है उसमें पौधों की महत्वपूर्ण कार्यात्मक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। तो प्लांट फिजियोलॉजी में क्या किया जाता है, जो पौधों में महत्वपूर्ण गतिविधि हैं, कार्यात्मक गतिविधि, उनका अध्ययन किया जाता है। और पौधों में महत्वपूर्ण कार्यात्मक गतिविधि कौन कौन से आती हैं, तो जैसे उसमें प्रकाश संश्लेषण हो गया और वाष्पोत्सर्जन इत्यादि, इन सभी का जो होता है अध्ययन करना कि प्लांट फिजियोलॉजी कहलाता है। और विसरण, डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन में क्या होता है, तो सभी दिशाओं में फैलने से मतलब है। अर्थात जैसे कोई मान लिया कि यहाँ पे कोई रूम है, ठीक है, यहाँ पर कोई इस गंध जो है निकल रहा है और यहाँ से वो क्या होता है कि पूरे जगह में जब फैल जाता है तो उसे क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। अर्थात उच्च सांद्रता वाले क्षेत्रों से गैसों, तरल पदार्थों और ठोस पदार्थों के अणुओं की गति जो है कम सांद्रता वाले क्षेत्रों तक, यहाँ पर उच्च सांद्रता है, यहाँ से जो होता है कम सांद्रता वाले क्षेत्रों तक, जब तक कि उपलब्ध जगह जो भी स्पेस है, ठीक है, में अणुओं के बीच जो है एक संतुलन ना पहुंच जाए, तब तक ये क्रिया होती है। उसे क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि कमरे में गंध अणुओं का प्रसार, ये इसका एग्जाम्पल है। तो उच्च सांद्रता से किधर की तरफ जा रहा है, कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ। और इसमें गैसों, तरल पदार्थों और ठोस पदार्थों के अणुओं की जो है बात की गई है। अब अगला पॉइंट है, मृदा में जो है पोषक तत्व अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गति जो है, ये पता नहीं क्या है, इसे डिफ्यूजन कहते हैं। मृदा में पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गति क्या कहलाती है, तो विसरण कहलाती है। अब आगे प्रसार के अन्य उदाहरण कौन से हैं, जैसे तरल में गैस का फॉर्म कौन सा है, का गठन किस रूप में होता है, तो फॉर्म के रूप में होता है। फैलने की अवस्था एक तरफ दिया गया है और दूसरी तरफ गठन दिया गया है। तो तरल में गैस जो है ये फॉर्म रूप में होता है। और गैस में तरल, बादल में देखो पानी ही लेके, तो इसमें बादल आता है। और गैस में ठोस, तो ये जो है किस, इसका गठन कौन सा है, तो धुआं, स्मोक, धुएं में कण होते हैं। तो तरल में गैस और जो गठन होता है वो फॉर्म में होता है। और गैस में तरल जो है ये इसका जो गठन होता है बादल, वाष्प, वेपर। और उसके बाद गैस में ठोस, इसका गठन कौन सा होता है, तो धुएं, धुएं में कार्बन के कण मिलते हैं। तो कण जो है ठोस टाइप में होते हैं। और उदाहरण के तौर पे क्या कहा जाए, वो ढेबरी का यूज होता था
तो उसमें क्या होता था कि जब वो जलता था तो आसपास जो है काले काले कण नजर आते थे। अब अगला है परासरण, जिसको इंग्लिश में हम लोग ऑस्मोसिस भी कहते हैं। परासरण में क्या होता है, यह तरल पदार्थ का एक विसरण का विशेष प्रकार है, हालांकि एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा होता है। तो जो परासरण है वो किसके द्वारा होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली की वजह से होता है। और तरल पदार्थ का एक विसरण का विशेष प्रकार है यह। तो परासरण में एक अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा यह होता है। अब यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है के माध्यम से क्या होता है, कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर तरल पदार्थ का प्रसार जो होता है परासरण कहलाता है। और परासरण केवल तरल पदार्थों में होता है। एक पॉइंट ये नोट करने वाली चीज़ है कि परासरण किस में होता है, तो परासरण केवल जो है तरल पदार्थ में होता है, तरल पदार्थों में होता है। और उसके बाद और अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से क्या होता है, ये कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जो है तरल पदार्थों का जो प्रसार क्या कहलाता है, तो परासरण कहलाता है। अब प्लाज्मा या कोशिका झिल्ली, तो एक अर्ध पारगम्य चयनात्मक झिल्ली है। और जैसे पानी में किशमिश का फूलना, जैसे पानी है ढेर सारा और इसमें जो है जब हम किशमिश डालते हैं तो पहले ऐसे रहता है, फिर बाद में कुछ समय बाद जो होता है वो फूल जाता है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। और एक शुद्ध विलायक में परासरण क्षमता का मान जो होता है शून्य होता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। शुद्ध विलायक में परासरण क्षमता का मान क्या होता है, तो शून्य होता है। अब इसमें भी दो आते हैं, एक होता है अंतःपरासरण जिसको एंडोऑस्मोसिस कहते हैं, और दूसरा होता है एक्सोऑस्मोसिस आता है। एंडोऑस्मोसिस में क्या होता है, कोशिका के अंदर जो है कम सांद्रता के विलायक का प्रवेश होने को एंडोऑस्मोसिस कहा जाता है। उदाहरणतः एंडोऑस्मोसिस के कारण जो है किशमिश पानी में जो है फूल जाती है। और दूसरा आता है एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस में क्या होता है, उच्च सांद्रता के माध्यम से विलायक के बाहरी तरफ गमन को एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं। अर्थात जैसे अचार में नमक बैक्टीरिया कोशिकाओं पर जो है एक्सोऑस्मोसिस के रूप में कार्य करता है और रोगाणुओं को मार देता है। तो एंडोऑस्मोसिस में क्या होता है, कोशिका के अंदर कम सांद्रता के विलायक का प्रवेश होने को एंडोऑस्मोसिस कहते हैं। कम सांद्रता का जो विलायक है वो कहाँ प्रवेश कर रहा है, तो कोशिका के अंदर, तो उसे क्या कहते हैं, एंडोऑस्मोसिस। उदाहरण क्या होता है, अभी किशमिश वाला बताया कि उसमें जो है पानी में डालने पर वो फूल जाता है, ठीक है। और फिर आता है एक्सोऑस्मोसिस। तो एक्सोऑस्मोसिस में क्या होता है कि उच्च सांद्रता के माध्यम से विलायक के बाहरी तरफ गमन एक्सोऑस्मोसिस कहता है, अंदर से बाहर की तरफ। और अचार में क्या होता है, नमक बैक्टीरिया कोशिकाओं पर जो है एक्सोऑस्मोसिस के रूप में कार्य करता है और रोगाणुओं को मारता है, किल करता है।
अब अगला है प्लाज्मोलाइसिस। तो प्लाज्मोलाइसिस में क्या होता है, हाइपरटोनिक यानी कि अधिक सांद्रता घोल में पानी के बाहरी प्रवाह के कारण प्रोटोप्लाज्म का सिकुड़ना प्लाज्मोलाइसिस कहलाता है। हाइपरटोनिक अधिक सांद्रता में क्या होता है कि घोल में पानी के जो बाहरी प्रवाह है, बाहर की तरफ जो है प्रवाह, और उसमें क्या होता है प्रोटोप्लाज्म का सिकुड़ना क्या कहलाता है, तो प्लाज्मोलाइसिस कहलाता है। इसमें पानी का किधर की तरफ प्रवाह हो रहा है, तो बाहर की तरफ, और जब कोई चीज़ है उसमें से पानी निकलेगा तो वो सिकुड़ जाता है। अब यदि एक प्लाज्मोलाइट्स कोशिका को शुद्ध पानी में रखा जाता है तो वह कोशिका का डीप्लाज्मोसिस के कारण जो है अपने मूल रूप और आकार को प्राप्त कर लेती है, और इस घटना को डीप्लाज्मोलाइसिस कहा जाता है। कह रहा है यदि एक प्लाज्मोलाइट कोशिका को अगर शुद्ध पानी प्योर वाटर में रखा जाता है तो क्या होता है, तो जो वह कोशिका है का डीप्लाज्मोसिस के कारण क्या होता है, वह अपने मूल रूप में आ जाता है, मतलब जो उसका पुराना रूप है उसमें आ जाता है, और आकार प्राप्त कर लेता है जो पहले से रहता है। इस घटना को क्या कहते हैं, तो डीप्लाज्मोलाइसिस कहा जाता है। तो प्लाज्मोलाइसिस में क्या होता है कि हाइपरटोनिक अधिक सांद्रता घोल में पानी का क्या हो रहा है, बाहर प्रवाह के कारण क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म सिकुड़ जाना प्लाज्मोलाइसिस, और जब वही जो है वापस से अपने मूल अवस्था में आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, डीप्लाज्मोलाइसिस कहलाता है। और डीप्लाज्मोलाइसिस के जैसे मिट्टी में क्या होता है, कम नमी में उर्वरक का अत्यधिक उपयोग करने से जो होता है पौधे पर जाते हैं। तो प्लाज्मोलाइसिस के कारण क्या होता है, मिट्टी में कम नमी में उर्वरक का अत्यधिक प्रयोग करने पर पौधे पर जाते हैं, पौधे पर जा रहे हैं। ठीक है। अब विसरण दबाव कमी, तो इसे सक्शन प्रेशर भी कहा जाता है, और यह जो है प्रति इकाई क्षेत्र का बल है, और जिसके द्वारा पानी क्या होता है एक कोशिका में प्रवेश करता है। तो विसरण दबाव कमी क्या है, इसे सक्शन प्रेशर भी कहते हैं। और यह जो है प्रति इकाई क्षेत्र का बल है, और जिसके द्वारा पानी क्या होता है एक कोशिका में प्रवेश करता है। तो प्रति इकाई क्षेत्र का बल है जिसके द्वारा क्या होता है पानी एक कोशिका में प्रवेश करता है। और डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी इन ब्रैकेट डब्ल्यूपी, जहाँ डीपीडी क्या होता है, विसरण दबाव कमी, और ओपी क्या होता है, तो ऑस्मोटिक दबाव होता है, और टीपी क्या होता है, टर्गर प्रेशर होता है, और डब्ल्यूपी क्या होता है, तो दीवार या भित्ति दबाव होता है। देखो इसमें मान लिए ये है आपका वॉल्व, ठीक है, इसके अंदर है कोई सेल। अब जब यहाँ तक है तब इसके अंदर कुछ भी जाएगा तो ये फैलेगा, ठीक है, लेकिन एक निश्चित समय आ जाएगा जब यहाँ पे ये टच करने के करीब में पहुँच जाएगा तो ये ऊपर से भी प्रेशर पड़ेगा, तो उसको क्या कहते हैं, वॉल्व प्रेशर कहते हैं। और उसके बाद टर्गर प्रेशर
अंदर की से बाहर की तरफ वाला होता है। तो जब कोशिका में पानी प्रवेश करता है तो अंदर से सूजन के कारण बाहर की ओर कोशिका की दीवार पर कोशिका के घोल से जुटा दबाव पड़ता है और जो स्फीति दबाव क्या कहलाता है, टर्गर प्रेशर कहलाता है। तो जब कोशिका में क्या होता है, ये कोशिका है, इसमें पानी प्रवेश करता है तो अंदर से सूजन के कारण बाहर की ओर कोशिका की दीवारों पर और कोशिका के घोल से क्या होता है, दबाव पड़ता है। यहाँ पर क्या होता है, प्रेशर पड़ेगा जो दीवार है, ठीक है, और जो स्फीति दबाव या टर्गर प्रेशर के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और जब पानी कोशिका में प्रवेश करता है तो कोशिका की दीवार कोशिका की झिल्ली के पर जो विपरीत दबाव डालती है उसे दीवार दाब यानी कि WP कहते हैं, वॉल प्रेशर। इसमें कह रहा है ये जो सेल है यहाँ तक पहुँच गया, उसके बाद ये जो दीवार द्वारा जो प्रेशर दिया जा रहा है उसे क्या कहते हैं, वॉल प्रेशर कहते हैं। अब पानी का वैभव हमेशा क्या होता है, नकारात्मक होता है और अधिकतम मान जो होता है 0 होता है। तो इसमें क्या है कि जब कोशिका में पानी प्रवेश करता है तो अंदर से क्या होता है, सूजन के कारण कोशिका की दीवारों पर और कोशिका के घोल से दबाव पड़ता है जो स्फीति दबाव के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और जब पानी की कोशिका में प्रवेश करता है, जब पानी क्या होता है, कोशिका में जो होता है प्रवेश करता है तो कोशिका की दीवार कोशिका की झिल्ली के विपरीत जो है दबाव डालती है, जिसे वॉल प्रेशर कहा जाता है। वॉल प्रेशर में क्या होता है, वॉल के द्वारा जो है बाहर से पड़ता है इधर की तरफ और टर्गर प्रेशर में जो अंदर से पड़ता है, ठीक है। और पानी का वैभव हमेशा क्या होता है, नकारात्मक होता है और अधिकतम मान इसका 0 होता है। विलयन या सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक विलयन, यहाँ विलयन लिख दिया, ये गलत है, का अर्थ क्या है, तो कम सांद्रता का विलयन। और हाइपरटोनिक विलयन का अर्थ क्या है, उच्च सांद्रता का विलयन। जब हाइपो आ जाएगा तो ये क्या होगा, कम सांद्रता से संबंधित है, और जब हाइपर आ जाएगा तो ये किससे संबंधित है, ये उच्च सांद्रता से संबंधित है। केवल हाइपर और हाइपो का अंतर है। हाइपोटोनिक कम सांद्रता का विलयन और हाइपोटोनिक में, और हाइपरटोनिक में क्या होता है, उच्च सांद्रता का विलयन है। और आइसोटोनिक ना तो कमज़ोर और ना ही अधिक सांद्रता का विलयन होता है, जैसे आँख की दवा। तो हाइपोटोनिक विलयन में क्या होता है, कम सांद्रता का विलयन, और हाइपोटोनिक में, और हाइपरटोनिक जो होता है विलयन में क्या होता है, उच्च सांद्रता का विलयन। और आइसोटोनिक क्या होता है, ना तो कमज़ोर ही होता है और ना तो अधिक सांद्रता का विलयन होता है। उदाहरण आँख की दवा आता है इसमें। आइसोटोनिक में एग्जांपल क्या है, तो आँख की दवा। अब 6वां है अंतःचूषण, इम्बिबिटेशन। इसमें क्या होता है, हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स के कारण क्या होता है, शुष्क लकड़ी वाले पदार्थों द्वारा होता है पानी को सोखना अंतःचूषण कहलाता है। तो हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स के कारण क्या होता है, जो शुष्क लकड़ी होती है
उनके द्वारा पानी को सूखना क्या कहलाता है? अंतःचूषण कहलाता है। जैसे सूखी लकड़ियों द्वारा क्या होता है? पानी का अवशोषण होता है। तो अंतःचूषण जिसको इम्बिबिटेशन में क्या होता है? हाइड्रोफिलिक क्लोराइड्स के कारण शुष्क लकड़ी वाले पदार्थों द्वारा पानी को सूखना अंतःचूषण कहलाता है। और जैसे सूखी लकड़ी द्वारा क्या होता है? पानी का अवशोषण। बरसात में देखते होंगे कि पानी का अवशोषण भी वो सब करते हैं, नमी एब्जॉर्ब भी करते हैं। उदाहरण के तौर पे घर में जैसे दरवाजे रहते हैं लकड़ी के, तो नमी पाकर वो क्या होते हैं? टाइट हो जाते हैं। और जब वही गर्मी का सीजन आता है तो वापस से वो ढीले हो जाते हैं। पौधों में पानी का संबंध, जिसको इंग्लिश में वाटर रिलेशन कहते हैं। अब पौधों द्वारा पानी का अवशोषण, तो पानी का अवशोषण जो होता है जड़ों के मूल भाग यानी जड़ रोम, रूट हेयर्स से होता है। जैसे पौधों में ये क्या होता है? जड़ हो गया, ठीक है। और इसी के आसपास जो होता है, जो छोटे छोटे रेशे होते हैं, मूल रोम जिसको कहते हैं, उनके द्वारा पानी का जो है अवशोषण होता है। तो पानी का अवशोषण जड़ों के मूल भाग यानी जड़ रोम द्वारा होता है। अगर जो पूछ लेगा कि जड़ों के किन भागों से जो है पानी का अवशोषण होता है, तो रूट हेयर्स से होता है। और जड़ के बाल जेरोफाइट्स में अधिक विकसित होते हैं और हाइड्रोफाइट्स में जो होता है अनुपस्थित होते हैं। तो जड़ के बाल किस में अधिक विकसित होते हैं? तो जेरोफाइट्स में अधिक विकसित होते हैं और हाइड्रोफाइट्स में क्या होता है? अनुपस्थित होते हैं। तो पौधों द्वारा पानी अवशोषण में क्या होता है? तो पानी का अवशोषण जड़ों के मूल भाग यानी जड़ रोम, रूट हेयर्स से होता है। और जड़ के बाल जेरोफाइट्स में क्या होता है? अधिक विकसित होते हैं और हाइड्रोफाइट्स में क्या होता है? अनुपस्थित होते हैं। अब अवशोषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, तो इसमें आता है, पहला होता है सक्रिय अवशोषण होता है जिसको एक्टिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं, और दूसरा होता है निष्क्रिय अवशोषण होता है जिसको पैसिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो सक्रिय एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? जड़ों की गतिविधियों के कारण पानी जो है अवशोषित होता है और चयापचय ऊर्जा और गैर ऑस्मोटिक सक्रिय अवशोषण में जो है खर्च होती है। जो चयापचय ऊर्जा है वो क्या होता है कि गैर ऑस्मोटिक सक्रिय अवशोषण में खर्च होता है और पानी का केवल एक छोटा हिस्सा सक्रिय अवशोषण द्वारा अवशोषित होता है। तो पानी का जो एक छोटा सा हिस्सा है वो किसके द्वारा अवशोषित होता है? तो सक्रिय अवशोषण द्वारा अवशोषित होता है। तो सक्रिय अवशोषण में क्या होता है? तो जड़ों की गतिविधियों के कारण पानी जो है अवशोषित होता है और चयापचय ऊर्जा गैर ऑस्मोटिक सक्रिय अवशोषण में खर्च होती है और पानी का केवल एक छोटा हिस्सा सक्रिय अवशोषण द्वारा अवशोषित होता है। पानी का केवल एक छोटा हिस्सा जो है सक्रिय अवशोषण द्वारा अवशोषित होता है। अब फिर आता है निष्क्रिय अवशोषण, पैसिव एब्जॉर्प्शन। तो निष्क्रिय अवशोषण में क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन द्वारा दबाव के कारण निष्क्रिय अवशोषण को पानी के जो है वायवीय हिस्सों यानी जो सूट हो गया और पौधों की पत्तियों की गतिविधियों द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है और इसलिए जो है ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है और पौधा जो है निष्क्रिय अवशोषण द्वारा जो है अधिकांश पानी को अवशोषित करता है। तो निष्क्रिय अवशोषण में क्या होता है? पैसिव एब्जॉर्प्शन में तो वाष्पोत्सर्जन द्वारा दबाव के कारण निष्क्रिय अवशोषण को पौधों के जो है वायवीय हिस्सों यानी जो है सूट और पौधों की पत्तियों की गतिविधियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है और इसलिए ऊर्जा की जो है आवश्यकता नहीं होती है और पौधा जो है निष्क्रिय अवशोषण द्वारा अधिकांश पानी को जो है अवशोषित करता है। अब आता है रसारोहण जिसको एसेंट ऑफ
सेल शेप कहते हैं। रसारोहण तो तने के आधार से पौधे के जो है ऊपरी भाग तक पानी के ऊपर की ओर बढ़ने को रसारोहण कहते हैं। जैसे ये तना है, तना के आधार से मतलब नीचे भाग से पौधे के ऊपरी भागों तक पानी के जो है ऊपर की ओर बढ़ने की प्रक्रिया, इसमें क्या रहा, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, बढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रसारोहण कहते हैं। एसेंट ऑफ सेल शेप। अब रसारोहण की जो है क्रिया विधि में कौन सा आता है, तो महत्वपूर्ण सिद्धांत में क्या है, वाइटल थ्योरीज में तो रिले या क्लैम्बरिंग पंप सिद्धांत गैडलिस्की ने जो है 1884 में दिया गया था उन्हीं के द्वारा। और उसके बाद प्यूलेशन सिद्धांत जो है सर जेसी बोस द्वारा दिया गया था 1923 में। तो प्यूलेशन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो जेसी बोस द्वारा दिया गया था। और रिले या क्लैम्बरिंग जो था पंप सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो गैडलिस्की द्वारा 1884 में। अब आता है जड़ दबाव जिसको रूट प्रेशर कहते हैं का सिद्धांत। यह जो था स्टीफन हेल्स ने 1727 में जो है उन्हीं के द्वारा दिया गया था। स्टीफन हेल्स द्वारा जो था दिया गया था, कब दिया गया था, तो 1727 में जड़ दबाव रूट प्रेशर का सिद्धांत दिया गया था। और जड़ दबाव जो है नामक जड़ों द्वारा अवशोषित पानी के संचय के कारण हाइड्रोस्टैटिक दबाव जो था विकसित हुआ है। तो जड़ दबाव में क्या होता है, जड़ दबाव नामक जड़ों द्वारा अवशोषित पानी के संचय के कारण हाइड्रोस्टैटिक दबाव विकसित हुआ है। और जड़ दबाव जो होता है यह मैनोमीटर द्वारा जो होता है मापा जाता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जड़ दबाव किसके द्वारा मापा जाता है, तो मैनोमीटर द्वारा जो है मापा जाता है। अब आता है भौतिक सिद्धांत, फिजिकल थ्योरी। तो फिजिकल थ्योरी में क्या होता है, केशिकात्व जिसको कैपिलरी सिद्धांत। तो बोहम 1809 में उन्होंने कहा कि सतह के तनाव के कारण होता है पानी संकीर्ण ट्यूबों में उठता है। तो केशिकात्व या कैपिलरी में क्या होता है कि सतह के तनाव के कारण पानी जो है संकीर्ण ट्यूबों में जो है उठता है। यह सिद्धांत जो है किसने दिया था, तो बोहम ने दिया था। कब दिया था, तो 1809 में दिया था। फिर आता है इनविटेशनल सिद्धांत आता है जिसे साइक्स ने 1878 के अनुसार क्या है ये, तो जाइलम की कोशिका भित्ति की अंतःचूसक गतिविधियां जो है रसारोहण के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो साइक्स के द्वारा 1878 में क्या कहा गया, जो जाइलम की जो कोशिका भित्ति है कि जो अंतःचूसक गतिविधि जो है वो रसारोहण के लिए जिम्मेदार होती है। अब सामंजस्य और असंजनता सिद्धांत। या फिर जिसको कहते हैं वाष्पोत्सर्जन पुल सिद्धांत। यह सिद्धांत जो था डिक्सन एंड जॉली द्वारा 1894 में प्रस्तावित किया गया था। और यह सिद्धांत जो था सबसे स्वीकृत सिद्धांत है। तो भौतिक सिद्धांत में कौन कौन सा आता है, फिजिकल थ्योरी में तो केशिकात्व सिद्धांत आता है जिसको बोहम ने 1809 में दिया था। और उन्होंने कहा क्या कि सतह के तनाव के कारण पानी जो है संकीर्ण ट्यूबों में जो है उठता है। और उसके बाद इनविटेशनल जो है सिद्धांत में क्या हुआ, तो साइक्स द्वारा 1878 में जाइलम की कोशिका भित्ति की जो है अंतःचूसक गतिविधि रसारोहण के लिए जिम्मेदार होती है। तो इन्होंने किसको मतलब जिम्मेदार ठहराया, तो जाइलम की कोशिका भित्ति को जो है अंतःचूसक गतिविधियों रसारोहण के लिए जिम्मेदार ठहराया। उसके बाद सामंजस्य और असंजनता सिद्धांत में
या फिर वाष्पोत्सर्जन पुल सिद्धांत, यह सिद्धांत किसने दिया था? तो ये जो है डिक्सन एंड जॉली द्वारा 1894 में जो है प्रस्तावित किया गया था, और यह जो है सबसे स्वीकृत सिद्धांत है। अब अगला आता है पौधों में पानी का नुकसान। पानी का नुकसान कैसे होता है पौधों में? तो पहला आता है उत्सर्जन, ट्रांसपायरेशन आता है। तो वाष्पोत्सर्जन में होता क्या है ट्रांसपायरेशन में? तो जल का जो होता है वाष्प के रूप में पौधे के जीवित वायवीय भागों से पानी के नुकसान को ट्रांसपायरेशन जो है कहते हैं। तो ये पौधा है, पौधे में जो होता है पत्तियां हैं, और इसमें क्या होता है रंध्र होता है, जिसके द्वारा क्या होता है जल जो होता है वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। तो जल का वाष्प के रूप में पौधों के जीवित वायवीय भागों से पानी के नुकसान को क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। और ट्रांसपायरेशन में क्या होता है, यह पौधों में जो है होने वाली एक आवश्यक बुराई है। मतलब इसमें बुराई पानी का नुकसान हो रहा है, लेकिन ये आवश्यक भी है, और यह पौधों की पत्ती की सतह को जो है ठंडा रखता है। तो ट्रांसपायरेशन से क्या होता है कि पौधा है, उसके जो पत्ती है, उसका जो सरफेस है, उसको क्या करता है ये ठंडा करता है। और पौधों द्वारा अवशोषित पानी का लगभग 99% भाग ट्रांसपायरेशन में जो है खो जाता है। तो पौधों द्वारा जो अवशोषित 99% भाग है वो किसके द्वारा खो जाता है? तो वो ट्रांसपायरेशन द्वारा खो जाता है। और यह पौधों की एक महत्वपूर्ण और अपरिहार्य घटना है। तो पौधों की एक महत्वपूर्ण और अपरिहार्य घटना है, और रंध्र गतिविधियों द्वारा उत्सर्जन को जो है नियंत्रित किया जाता है। और उत्सर्जन का प्रधान अंग क्या है? तो पत्ती है। मतलब सबसे ज़्यादा उत्सर्जन किधर की होता है? ट्रांसपायरेशन सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है? तो पत्ती द्वारा होता है। और रंध्र गतिविधियों द्वारा जो ट्रांसपायरेशन है उसको जो है नियंत्रित किया जाता है। अगर रंध्र खुले होते हैं तो ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होता है, अगर बंद होते हैं तो भैया कम होगा, नहीं होगा। पूर्णतः बंद होंगे तो नहीं होगा। अब ट्रांसपायरेशन का प्रधान अंग क्या है? तो पत्ती है, लीफ। और पर्णीय ट्रांसपायरेशन जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है स्टोमेटल, जिससे 80 से 90% होता है। दूसरा क्यूटिकुलर, जो कि 20% तक होता है। तो अगर पूछा जाए लीफी ट्रांसपायरेशन कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का होता है। एक होता है स्टोमेटल, जिसके द्वारा क्या होता है 80 से 90% होता है वाष्पोत्सर्जन, और क्यूटिकुलर के द्वारा होता है 20% तक होता है। तो ट्रांसपायरेशन में क्या होता है कि जल वाष्प के रूप में पौधे के जीवित वायवीय भागों से क्या होता है पानी के नुकसान को होता है उत्सर्जन के रूप में कहा जाता है, मतलब ट्रांसपायरेशन के रूप में कहा जाता है। और ट्रांसपायरेशन कहता है पौधों की एक आवश्यक बुराई है, और ये क्या करता है पत्ती का जो सरफेस है उसको ठंडा किए रहता है। और पौधों द्वारा अवशोषित जो भी पानी है लगभग 99% जो है ट्रांसपायरेशन में खो जाता है। यह पौधों का जो है एक महत्वपूर्ण क्रिया है, और रंध्र गतिविधियों द्वारा जो है ट्रांसपायरेशन को नियंत्रित किया जाता है। और ट्रांसपायरेशन का जो है प्रधान अंग की बात करें तो वो पत्ती होता है। और पर्णीय छिड़काव जो है दो प्रकार से होता है। एक होता है स्टोमेटल, जिससे 80 से 90% होता है, और फिर आता है क्यूटिकुलर जिससे 20% तक होता है। अब स्टोमाटा जिसको रंध्र कहते हैं, ये जो है विशेष जो है एपिडर्मल कोशिकाएं हैं जो पत्ती की सतह पर जो है वितरित रहती हैं।
लेकिन स्थलीय पौधों के मामले में जो है मुख्य रूप से पत्तियों की जो है निचली सतह पर पाए जाते हैं, और इसलिए जो लगभग ऐसे पौधों में जो है 97% ट्रांसपायरेशन द्वारा जो है पानी का नुकसान जो है पत्ती के निचली सतह से होता है। तो अब स्टोमेटा में होता क्या है कि ये विशेष एपिडर्मल कोशिकाएं हैं जो पत्ती की सतह पर जो होता है वितरित होती हैं, लेकिन जो स्थलीय पौधों के मामले में मुख्य रूप से क्या होता है पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाते हैं। और स्थलीय पौधों के मामले में क्या होता है कि मुख्य पत्तियों के जो है निचली सतह में पाए जाते हैं, और लगभग जो है 97% ट्रांसपायरेशन द्वारा जो है पानी का नुकसान पत्तियों की जो है निचली सतह पर होता है। और प्रत्येक स्टोमेटा में क्या होता है 2 गुर्दे यानी कि किडनी आकार की जो है गार्ड कोशिकाएं होती हैं, और गार्ड कोशिका की भीतरी दीवार जो है मोटी होती है और बाहरी दीवार पतली होती है। तो जो प्रत्येक स्टोमेटा है उसमें क्या होता है 2 गुर्दे आकार की जो है गार्ड कोशिकाएं होती हैं, और गार्ड कोशिका जो है की भीतरी दीवार मोटी होती है और बाहरी दीवार क्या होती है पतली होती है। अब आता है रंध्र खोलने और बंद करने की क्रिया विधि। तो स्टोमेटा के खुलने और बंद होने के कारण क्रमशः जो है इसकी स्फीति यानी कि टर्गिडिटी क्या होता है यह जो है ढीला यानी कि फ्लैसिड होना है, अर्थात जो है रंध्र व्यवहार को टर्गर दबाव द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है। तो रंध्र जो है व्यवहार है उसको किसके द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है, तो टर्गर दबाव द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने के कारण जो है इसकी स्फीति यानी कि टर्गिडिटी यह जो है ढीला होना होता है, अर्थात जो है रंध्र व्यवहार को जो है टर्गर दबाव द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, और जब टर्गर दबाव की गार्ड कोशिकाओं में वृद्धि होती है तो स्टोमेटा खुल जाता है। जब टर्गर दबाव की जो है गार्ड कोशिकाओं में जो है वृद्धि होती है तो स्टोमेटा खुल जाता है, और जब टर्गर प्रेशर घटता है तो स्टोमेटा बंद कर दिया जाता है। और वाष्पोत्सर्जन की दर जो है पोटोमीटर द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वाष्पोत्सर्जन का दर जो होता है किससे मापा जाता है, तो पोटोमीटर से। तो रंध्र खोलने और बंद होने की क्रिया विधि में क्या होता है, तो स्टोमेटा के खुलने और बंद होने के कारण इसकी स्फीति यानी कि टर्गिडिटी यह जो है ढीला यानी कि फ्लैसिड होना है, अर्थात रंध्र व्यवहार को टर्गर जो है दबाव द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है। और जब टर्गर दबाव की गार्ड कोशिकाओं में वृद्धि होती है तो स्टोमेटा खुल जाता है, और जब टर्गर प्रेशर जो है घटता है तो स्टोमेटा को जो है बंद कर दिया जाता है। और वाष्पोत्सर्जन की दर जो है पोटोमीटर द्वारा जो है निर्धारित की जाती है। अब आता है बिंदु श्रवण जिसको गटेशन कहते हैं। तो गटेशन में क्या होता है कि यह शब्द जो है बर्गरस्टीन द्वारा जो है दिया गया था, और हाइड्रोथोड के माध्यम से नमक और खनिजों के साथ पानी के निकास को गटेशन कहा जाता है। हाइड्रोथोड के माध्यम से नमक और खनिजों के साथ पानी के निकास को क्या कहते हैं, गटेशन कहते हैं। और हाइड्रोथोड पत्तियों की शिराओं की युक्तियों में जो है मौजूद एक संरचना है। यह मूल दबाव के कारण होता है और सामान्य रूप से रात में होता है। तो गटेशन कब होता है, तो सामान्य रूप से जो होता है रात में होता है। ये चीज़ पूछ सकता है। और एक ये भी पूछ सकता है कि यह शब्द किसके द्वारा दिया गया, तो बर्गरस्टीन द्वारा दिया गया। और हाइड्रोथोड के माध्यम से क्या होता है, तो नमक और खनिजों के साथ पानी के निकास को गटेशन कहा जाता है। और हाइड्रोथोड पत्तियों की शिराओं की युक्तियों में जो है मौजूद एक संरचना होती है।
यह मूल दबाव के कारण होती है और यह जो है सामान्य रूप से जो है रात में होता है। तो गटेशन कब होता है? तो सामान्य रूप से देखा जाए तो ये रात में होता है। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेटिक, तो इसमें आता है पहला प्रकाश संश्लेषक वर्णक, और जिसके अंतर्गत ए आता है क्लोरोफिल वर्णक। तो क्लोरोफिल क्या होता है? प्लास्टिड के गैना में होता है और थाइलोकोइड्स झिल्ली से जुड़े होते हैं। तो कहाँ पे होता है क्लोरोफिल? क्लोरोफिल जो है ये प्लास्टिड के गैना में होता है और गैना में जो है प्रकाशीय अभिक्रिया होती है। और क्लोरोफिल ए क्या होता है और बी के जो पोरफायरिन रिंग के केंद्र में क्या होता है? मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। क्लोरोफिल ए और बी का जो है पोरफायरिन रिंग के केंद्र के में क्या होता है? मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। और क्लोरोफिल वर्णक क्या होता है? दो प्रकार के होते हैं। एक आता है क्लोरोफिल ए आता है और जिसका सूत्र क्या C55H72O5N4Mg है। और ये सभी क्या होता है? हरे पौधे में सार्वभौमिक जो है पाया जाता है, यूनिवर्सली जो है पाया जाता है। फिर आता है क्लोरोफिल बी। तो क्लोरोफिल बी का जो है फार्मूला क्या है? C55H70O6N4Mg है। यह जो है उच्च पौधों और हरी शैवाल में मौजूद है लेकिन लाल शैवाल में अनुपस्थित है। तो क्लोरोफिल ए का फार्मूला क्या है? C55H72O5 और N4Mg है। और क्लोरोफिल बी का फार्मूला क्या है? C55H70O6N4Mg है। और क्लोरोफिल ए क्या होता है? ये जो है सार्वभौमिक पाया जाता है। और क्लोरोफिल बी क्या होता है? ये उच्च पौधों और हरी शैवालों में मौजूद होते हैं लेकिन लाल शैवाल में जो है अनुपस्थित होता है। तो क्लोरोफिल किस में अनुपस्थित होता है? तो लाल शैवाल में क्या होता है? अनुपस्थित होता है। बाकी प्रकाश में अभिक्रिया कहाँ पे होती है? तो गहना में होता है और अंधकार रहेगा तो स्ट्रोमा में होता है। अब बी आता है कैरोटीनॉयड वर्णक। कैरोटीनॉयड वर्णक क्या होता है? तो कैरोटीन और जेंथोफिल को एक साथ कैरोटीनॉयड कहा जाता है। कैरोटीन और जो है प्लस जेंथोफिल को एक साथ क्या कहा जाता है? कैरोटीनॉयड कहा जाता है। और यह जो है टेरपिनॉयड नामक यौगिकों के बड़े समूह से संबंधित है। और कैरोटीनॉयड में क्या होता है? ये वसा में घुलनशील पीले वर्णक होते हैं। और कैरोटीनॉयड क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट में स्थित होते हैं। तो कैरोटीनॉयड वर्णक क्या होता है? कैरोटीन प्लस जो है जेंथोफिल को एक साथ कैरोटीनॉयड कहा जाता है। कैरोटीन और जेंथोफिल को एक साथ क्या कहते हैं? तो कैरोटीनॉयड कहते हैं। और यह टेरपिनॉयड्स नामक जो था यौगिक के बड़े समूह से संबंधित होते हैं। तो ये किससे बड़े समूह से संबंधित होते हैं? टेरपिनॉयड नामक यौगिक के बड़े समूह से संबंधित होते हैं। और ये वसा में घुलनशील जो है पीले वर्णक होते हैं। और कैरोटीनॉयड जो है क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट में स्थित होता है। अब अगला है कैरोटीन। तो कैरोटीन क्या होता है? तो नारंगी पीले रंग का, और इसका सूत्र क्या है? तो C40 और H56 है। तो कैरोटीन क्या होता है? नारंगी पीले रंग का होता है और इसका फार्मूला क्या है? C40 H56 है। और यह जो है गाजर की जड़ों में प्रचुर मात्रा में होता है और इसका नाम क्या है? कैरोटीन है।
गाजर की जड़ों में जो होता है प्रचुर मात्रा में होता है और इसका नाम क्या है, तो कैरोटीन है। और इसका सबसे सामान्य रूप क्या है, तो बीटा कैरोटीन है। और बीटा कैरोटीन क्या होता है, विटामिन ए का अग्रदूत होता है, प्रिसेसर होता है। यह हवा में जो होता है जल्दी से ऑक्सीकृत हो जाता है और इसलिए रंग का तेजी से परिवर्तन जो होता है छिलका उतारने हेतु जो होता है गाजर में होता है। तो कैरोटीन क्या है, तो नारंगी पीले रंग का अनुभवजन सूत्र क्या है इसका, तो C40H56 है। और गाजर के जड़ों में जो है प्रचुर मात्रा में मिलता है और इसका नाम क्या है, तो कैरोटीन है। और इसका सबसे सामान्य रूप कौन सा है, तो बीटा कैरोटीन है। और बीटा कैरोटीन विटामिन ए का अग्रदूत है, प्रिसेसर है। और यह हवा में जल्दी से ऑक्सीकृत हो जाता है और रंग का तेजी से परिवर्तन और छिलका उतारे हुए गाजर में होता है। अब अगला आता है जेंथोफिल। जेंथोफिल क्या होता है, यह भूरे रंग से पीले रंग का कैरोटीन से जो है अधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध वर्णक है। भूरे रंग से पीले रंग का कैरोटीन से अधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध वर्णक है। फार्मूला क्या है, तो C40H56 और O2 है। और जेंथोफिल में को जो है कैरोटिनॉल भी कहा जाता है। और मक्का का प्रमुख पीला वर्णक होता है जियाजेंथिन के कारण होता है। एंथोसाइनिन, यह एक बैंगनी वर्णक है और पानी में घुलनशील है और इसलिए यह जो है कोशिकाओं के पानी में घोल के रूप में होता है। जो कोशिका होती है उसके पानी में क्या होता है, यह घोल के रूप में होता है। और यह प्रकाश संश्लेषण में भाग नहीं लेता है और यह जो है चुकंदर सेब में मौजूद होता है। तो एंथोसाइनिन क्या है, किस रंग का वर्णक है, तो एंथोसाइनिन जो है ये आपका बैंगनी रंग का जो है वर्णक है और पानी में घुलनशील है यह। और यह जो है कोशिकाओं के पानी में जो है घोल के रूप में होता है, प्रकाश संश्लेषण में भाग नहीं लेता है और चुकंदर और सेब में मौजूद होता है। अब प्रकाश संश्लेषण, CO2 एसिमिलेशन और या फिर खाद्य निर्माण, तो इसमें परिभाषा, तो प्रदीप्त हरित कोशिकाओं द्वारा CO2 और पानी का उपयोग से जो है कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है और सह उत्पाद जो है ऑक्सीजन जो है मुक्त करना जो है प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। बेसिकली जो है इसमें जो है CO2 और प्लस जो है H2O की सहायता से प्रकाश और फिर क्लोरोफिल की मदद से जो है क्लोरोफिल हो गई ये C6H12O6 और प्लस जो है 6O2 बनता है। तो ये जो 6O2 है आपका, ये क्या है, आपका सह उत्पाद है और बाकी ग्लूकोज का निर्माण होता है और रॉ मटेरियल के तौर पे CO2 प्लस H2O आता है। H2O जल और CO2 जो था कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसमें क्या है, प्रदीप्त हरित कोशिकाओं द्वारा CO2 6CO2 हो गया यहाँ पे और उसके बाद पानी का उपयोग H2O से होता है कार्बोहाइड्रेट और के निर्माण और सह उत्पाद क्या होता है, ऑक्सीजन को मुक्त करना जो होता है प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। और ये जो क्रिया जो होती है ये प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है। और प्रकाश चरण की प्रतिक्रिया प्रकाश के प्रति जो होता है संवेदनशील होती है और इसलिए इसे क्या कहते हैं, तो प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया कहा जाता है। जो प्रकाश चरण प्रक्रिया होती है वो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, तो प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, तो H2O होता है।
प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन का स्रोत है वो कौन सा है, तो H2O है, जल। और प्रकाश ऊर्जा की रासायनिक ऊर्जा यानी ATP में जो है रूपांतरण को फोटोफॉस्फोराइलेशन कहा जाता है। प्रकाश ऊर्जा के रासायनिक ऊर्जा यानी ATP में क्या होता है, रूपांतरण को क्या कहते हैं, तो फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। और प्रकाश ऊर्जा द्वारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन में पानी के अणु के टूटने को जो तो फोटोलाइसिस कहलाता है। तो प्रकाश ऊर्जा द्वारा, इसमें क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होता है, पानी के अणु जो होता है H2O को तोड़ना क्या कहलाता है, तो फोटोलाइसिस कहलाता है। और इसमें जो होता है 2 चरण में होता है, एक होता है प्रकाशीय चरण होता है और दूसरा होता है अप्रकाशीय चरण। जो प्रकाशीय प्रक्रिया होती है वो किस में होता है, तो वो ग्रैना में होता है। और अप्रकाशीय अभिक्रिया जो होता है ये स्ट्रोमा में जो होता है आपका। तो अब इसी को देखेंगे आगे। तो प्रकाशीय प्रक्रिया पहला है जिसको लाइट रिएक्शन कहते हैं। तो प्रकाशीय प्रतिक्रिया जो होता है स्थल क्या होता है, तो यह जो है ग्रैना के जो होता है थैलेकॉइड से और वर्णक पर जो होता है निर्भर करता है। और इसमें जो है प्रकाश प्लस जो है H2O से जो है ऑक्सीजन जो है जारी होता है। प्रकाश प्लस H2O से क्या होता है, ऑक्सीजन जो है जारी होता है। तो प्रकाशीय प्रक्रिया का स्थल क्या है, ग्रैना के जो होता है थाइलेकॉइड्स होता है। ग्रैना जो है जो मौजूद रहता है उसमें क्या होता है, थाइलेकॉइड्स के ऊपर जो है ये रहते हैं। तो प्रकाशीय प्रक्रिया जो है जिसे इंग्लिश में लाइट रिएक्शन कहते हैं, इसका स्थल क्या है, तो ग्रैना है के थैलेकॉइड्स हैं और वर्णक पर जो है निर्भर करता है। और इसमें प्रकाश प्लस H2O से क्या होता है, ऑक्सीजन जारी होता है। अब आता है इमर्सन प्रभाव। इमर्सन प्रभाव में क्या होता है, हरे रंग का पौधा मोनोक्रोमेटिक प्रकाश के संपर्क में होता है। हरे रंग का पौधा किसके संपर्क में होता है, तो मोनोक्रोमेटिक प्रकाश के संपर्क में होता है। यानी लाल क्षेत्र में 680 nm से अधिक जो है तरंगदैर्ध्य होता है। और लाल क्षेत्र के लंबे समय तक प्रकाश संश्लेषण की दर जो है कम हो जाती है। और यानी क्वांटम जो होता है उपज में जो होता है कमी होता है। और इस प्रभाव को लाल बूंद यानी कि रेड ड्रॉप इफेक्ट भी कहते हैं। तो और फिर क्या है, मिश्रित प्रकाश द्वारा उत्पादित क्वांटम उपज अलग अलग जो होता है उपयोग किए जाने वाले प्रकाश के 2 बीमों से प्राप्त कुल उपज से अधिक थी। और इस वृद्धि प्रभाव को जो था इमर्सन प्रभाव के रूप में जाना जाता है। तो इमर्सन प्रभाव में क्या होता है, हरे रंग का पौधा मोनोक्रोमेटिक प्रकाश की जब संपर्क में होता है, यानी लाल क्षेत्र में जो कि 680 nm से अधिक जो है तरंगदैर्ध्य होता है। और लाल क्षेत्र में लंबे समय तक प्रकाश संश्लेषण की दर जो है कम होती है। लाल क्षेत्र जो होता है उसमें लंबे समय तक प्रकाश संश्लेषण की दर कम होती है, यानी क्वांटम उपज में जो है कमी आती है। और इस प्रभाव को क्या कहते हैं, तो रेड ड्रॉप इफेक्ट कहते हैं। हरे रंग का पौधा मोनोक्रोमेटिक प्रकाश के संपर्क में होता है, यानी लाल क्षेत्र में 680 nm से अधिक तरंगदैर्ध्य होता है। और लाल क्षेत्र के लंबे समय तक प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होता है, कम हो जाती है, यानी जो क्वांटम उपज है उसमें कमी होती है। और इस प्रभाव को क्या कहते हैं, तो रेड ड्रॉप इफेक्ट कहते हैं। और मिश्रित प्रकाश द्वारा उत्पादित क्वांटम उपज अलग अलग उपयोग किए जाने वाले प्रकाश के 2 बीमों से प्राप्त कुल उपज से अधिक थी। और इस वृद्धि प्रभाव को होता है इमर्सन प्रभाव के रूप में जाना जाता है। तो मिश्रित प्रभाव द्वारा क्या होता है, उत्पादित क्वांटम उपज क्या है, अलग अलग जो है उपयोग किए जाने वाले प्रकाश के 2 बीमों से प्राप्त कुल उपज से अधिक थे। और इस प्रभाव को इमर्सन प्रभाव के रूप में जाना जाता है। अब आता है अप्रकाशीय प्रक्रिया जिसको डार्क रिएक्शन कहते हैं।
तो प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय चरण जो होता है यानी CO2 स्थिरीकरण यह जो है हरित लवक के स्ट्रोमा में जो है संपन्न होती है। डार्क रिएक्शन किस में होता है तो ग्रेना में होता था, और डार्क नहीं क्या कहते हैं प्रकाशीय रिएक्शन किस में होता था तो ग्रेना में होता था, और डार्क रिएक्शन किस में होता है तो स्ट्रोमा में होता है। और अप्रकाशीय चरण की प्रतिक्रियाएं जो होता है तापमान के प्रति संवेदनशील होती हैं और उन्हें जो है प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। तो अप्रकाशीय नाम से क्या लगता है कि प्रकाश की आवश्यकता नहीं होता है, और ये तापमान के प्रति क्या होती हैं संवेदनशील होती हैं। और यह जो है विशुद्ध रूप से रासायनिक प्रक्रिया और ब्लैकमैन प्रक्रियाओं के नाम से जाना जाता है। तो विशुद्ध रूप से रासायनिक प्रक्रिया और ब्लैकमैन प्रक्रिया से जाना जाता है क्योंकि इसे जो होता है F ब्लैकमैन ने खोजा था, और जिन्होंने पहली बार जो होता है इसे अस्तित्व का जो होता है इसके अस्तित्व का जो है प्रदर्शन किया था। और यह जो है C4 पौधों में जो है पाई जाती है, क्योंकि C4 पौधों में क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है, और जहाँ प्रकाशीय अभिक्रिया तो मेसोफिल कोशिकाओं में होती है, लेकिन अप्रकाशीय अभिक्रिया क्या है बंडल शीत में सेल में संपन्न होती है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होती है तो मेसोफिल कोशिकाओं में होता है, किस में होता है तो C4 पौधों में होता है, जबकि अप्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होती है तो बंडल शीत में होता है। तो अप्रकाशीय अभिक्रिया में क्या होता है ये स्ट्रोमा में होता है, और प्रकाश संश्लेषण की जो है अप्रकाशीय अभिक्रिया में क्या है CO2 का स्थिरीकरण होता है। और अप्रकाशीय चरण की प्रक्रिया जो है तापमान के प्रति संवेदनशील होती है, प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। और ये जो विशुद्ध रूप से रासायनिक प्रक्रिया है ब्लैकमैन प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि F ब्लैकमैन ने इसे खोजा था और जिन्होंने पहली बार इसके अस्तित्व का प्रदर्शन किया था। और C4 पौधों में जो है पाई जाती है, क्योंकि C4 पौधों में जो है क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है, और जहाँ प्रकाशीय अभिक्रिया जो होता है मेसोफिल कोशिकाओं में तथा अप्रकाशीय अभिक्रिया बंडल शीत में होती है, सेल्स में होती है। अब आता है केल्विन चक्र, जिसको C3 चक्र भी कहते हैं। तो मुख्य रूप से गेहूं, चावल, जौ, दाल, सोयाबीन, कपास, सूरजमुखी आदि में पाया जाता है। और ऐसे पौधों को C3 प्लांट्स कहा जाता है, क्योंकि केल्विन चक्र में जो है पहला स्थिर उत्पाद क्या होता है फास्फोग्लिसरिक अम्ल, जिसको PGA कहते हैं, जो 3 कार्बन अणुओं से बना होता है। और इसलिए जो होता है C3 यौगिक की उपस्थिति के कारण ये C3 पादप कहते हैं इनको। तो केल्विन चक्र या C3 चक्र, तो मुख्य पौधे इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, गेहूं आता है आपका, और चावल आता है, जौ आता है, दालें आती हैं, सोयाबीन आता है आदि जो है आते हैं, सूरजमुखी भी आता है। और ऐसे पौधों को क्या कहते हैं तो C3 पौधा कहते हैं, क्योंकि केल्विन चक्र का पहला स्थिर उत्पाद क्या है फास्फोग्लिसरिक अम्ल है, जो 3 कार्बन अणु से बना होता है, और इसलिए C3 यौगिक को उपस्थिति के कारण इसे C3 पादप कहते हैं। C3 मतलब कार्बन के 3 यौगिक उपस्थित होते हैं। अब ब्लैकमैन का न्यूनतम या जो है सीमित कारक नियम क्या है, तो इसमें CO2 जो है प्रकाश ATP और NADH2 से क्या CH2O मिलता है, अपचयन होता है। यदि प्रकाश की तीव्रता जो है 2 बार बढ़ जाती है, लेकिन CO2 की सांद्रता स्थिर है, तो प्रकाश संश्लेषण की दर पर कोई वृद्धि नहीं होगा। कह रहा है अगर प्रकाश की तीव्रता 2 बार बढ़ जाती है और CO2 की जो सांद्रता है वो स्थिर रहता है, तो प्रकाश संश्लेषण की दर पर कोई वृद्धि नहीं होता है। इसका मतलब है CO2 कहता है एक सीमित कारक के रूप में कार्य करता है, क्योंकि इसकी सांद्रता जो है
न्यूनतम मात्रा उपलब्ध है। तो ब्लैकमैन का जो था न्यूनतम या सीमित कारक नियम में कहता है CO2 प्रकाश प्लस ATP और प्लस होता है NaDH2 से क्या होता है CH2O का अपचयन होता है। और यदि प्रकाश की तीव्रता 2 बार बढ़ जाती है लेकिन CO2 की सांद्रता स्थिर होती है तो प्रकाश संश्लेषण की दर में कोई वृद्धि नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? तो CO2 एक सीमित कारक के रूप में कार्य करता है, जितना होगा उतना ही होगा, उससे आगे नहीं। और इसकी सांद्रता जो होता है न्यूनतम मात्रा में उपलब्ध है। अब आता है हैच और स्लैग चक्र आता है, जिसको C4 चक्र भी कहते हैं। और यह जो होता है गन्ना, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि में पाया जाता है। और ऐसे पौधों को C4 पौधे जो है कहा जाता है। और C4 पौधों की पत्तियों में जो है क्रेंच एनाटॉमी होती है। तो हैच और स्लैग चक्र, जिसको क्या कहते हैं C4 चक्र कहते हैं, यह गन्ना, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि में पाया जाता है। और ऐसे पौधों को जो है C4 पौधा कहा जाता है। और C4 पौधों की पत्तियों में क्रेंच एनाटॉमी होती है। और पहला जो है स्थिर उत्पाद 4 कार्बन यौगिक ऑक्सिलोएस्टिक एसिड होता है, जिसको OAA भी कहते हैं, या मैलिक एसिड बनता है। और इसलिए इसका नाम C4 चक्र है। तो पहला स्थिर उत्पाद 4 कार्बन यौगिक जिसको जो है ऑक्सिलोएस्टिक एसिड या मैलिक एसिड बनता है। और इसलिए इसका नाम क्या है? C4 चक्र है। PEP कार्बोक्सिलेज में CO2 के लिए जो है उच्च संबंध है। और इसलिए C4 और C3 पौधों की तुलना में कम सांद्रता पर भी जो है CO2 को दृढ़ता से जो है अवशोषित करने में सक्षम है। और जिससे प्रकाश संश्लेषण की उच्च दर प्राप्त होती है। तो PEP कार्बोक्सिलेज में CO2 के लिए जो है उच्च संबंध है। इसलिए क्या होता है कि जो C4 है और C3 पौधे की तुलना में जो है कम सांद्रता पर भी CO2 को दृढ़ता से अवशोषित करने में सक्षम है और प्रकाश संश्लेषण के उच्च दर प्राप्त होती है। और अधिकांश जो खरपतवार होते हैं वो C4 पौधे होते हैं। अगर C4 के एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जो जितने भी अधिकांश खरपतवार हैं वो सब क्या होते हैं? C4 होते हैं। और C4 पौधों में फोटोशोषण की जो है कमी है और इसलिए जो है प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक है। C4 में क्या होता है? फोटोशोषण जो है उसकी कमी है और इसलिए क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की दर जो होता है अधिक होती है। अब आता है क्रेसुलोसन एसिड चयापचय, जिसको कैम कहते हैं। तो सभी कैम पौधों में मांसल आदत यानी कि सक्यूलेंट हैबिट जो है और ऐसे पौधों में श्वसन के दौरान मुक्त होने वाली जो CO2 है को स्थिरीकरण करने की क्षमता भी होती है। तो क्रेसुलेशन एसिड में क्या होता है, जिसको कैम कहते हैं, तो ऐसे पौधों में श्वसन के दौरान मुक्त होने वाली जो CO2 है उसको स्थिरीकरण करने की क्षमता भी होती है। और ऐसे पौधे रात के दौरान जो है C4 पौधों की तरह और दिन में जो है C3 पौधे की तरह व्यवहार करते हैं। ऐसे पौधे क्या करते हैं? रात में C4 की तरह और दिन में C3 पौधों की तरह व्यवहार करते हैं। और इन पौधों में जो होता है सबसे धीमी प्रकाश संश्लेषण की दर है। प्रकाश संश्लेषण की दर क्या है? तो सबसे धीमी है। और कैम पौधों में रंध्र रात के दौरान खुलते हैं और दिन के समय जो है बंद होते हैं। जो कैम पौधे होते हैं उनमें रंध्र कब खुलते हैं? तो रात के दौरान खुलते हैं। और कब बंद रहते हैं? तो दिन के दौरान बंद रहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? इसमें सबसे धीमी प्रकाश संश्लेषण की दर होती है। और रात के दौरान C4 पौधों की तरह और दिन के दौरान C3 पौधों की तरह व्यवहार करते हैं।
और इसके उदाहरण की बात करेंगे तो कौन कौन सा आता है, तो प्याज आता है, ग्वारपाठा आता है, लहसुन आता है, सीसल आता है, लिली आता है और क्रसुलेसी परिवार के पौधे जैसे कैक्टस आता है, पाइनएप्पल आता है। तो इसके उदाहरण में कौन होता है, प्याज, ग्वारपाठा, लहसुन, सीसल, लिली और क्रसुलेसी परिवार के पौधे जैसे कैक्टस हो गया, पाइनएप्पल आता है। अब C3, C4 और कैम पौधों के बीच में अंतर क्या है, तो बात करेंगे चक्र का स्थल यानी पत्ती की संरचना की बात करेंगे। तो C3 में क्या होता है, मेसोफिल होता है, C4 में मेसोफिल और बंडल शीत कोशिका यानी कि क्रेंच एनाटॉमी की संरचना होती है, और कैम में मेसोफिल और रिक्तिका होता है। तो पत्ती की संरचना में क्या है, C3 में मेसोफिल, C4 में क्या होता है, मेसोफिल और बंडल शीत कोशिका यानी कि जो है क्रेंच एनाटॉमी संरचना होती है, और कैम में क्या है, मेसोफिल और रिक्तिका है होती है। और प्रथम स्थिर उत्पाद की बात करें तो C3 में जो होता है PGA होता है, फास्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन युक्त, और C4 में OA होता है या मैलिक एसिड होता है 4 कार्बन वाला, और कैम में दोनों होते हैं। तो प्रथम स्थिर उत्पाद जो है C3 में PGA 3 कार्बन युक्त, और C4 में ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड OAA या मैलिक एसिड, और उसके बाद कैम में दोनों होता है। और CO2 स्वीकार्यता की बात करें तो C3 में होता है RUBP, और C4 में PEP, और कैम में भी PEP के रूप में होता है। अब डार्क रिएक्शन जो होता है C3 में जो है केल्विन चक्र से संबंधित है, और उसके बाद C4 में हैच और स्लैक चक्र एवं केल्विन चक्र के माध्यम से। तो डार्क रिएक्शन जो है C3 में केल्विन चक्र से, और C4 में हैच और स्लैक चक्र एवं केल्विन चक्र के माध्यम से होता है। कंपनसेशन पॉइंट में CO2 सांद्रता, तो C3 में कितना होता है, 50 ppm होता है, ppm का पूरा नाम पार्ट पर मिलियन, और C4 में जो होता है 1 से 5 ppm होता है। तो C3 में कितना होता है, 50 ppm, 50 ppm, और C4 में 1 से 5 ppm होता है। अब प्रकाश संश्लेषण की दर की बात करते हैं तो C3 में क्या होता है, मध्यम होता है, C4 में उच्च होता है, और कैम में जो होता है धीमी गति से होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जो है C3 में जो होता है मध्यम होता है, C4 में उच्च होता है, और कैम में धीमी गति से होता है। और बायोमास उत्पादन में जो है C3 में मध्यम होता है, C4 में उच्च होता है, और कैम में जो है निम्न होता है। तो बायोमास उत्पादन C3 में मध्यम, C4 में उच्च और कैम में जो है निम्न होता है। अब प्रकाश संतृप्ति बिंदु जो है C3 में निम्न होता है, और C4 में क्या होता है, तो C4 में उच्च होता है, और कैम में जो होता है मध्यम होता है। तो प्रकाश संतृप्ति बिंदु C3 में निम्न, C4 में उच्च होता है, और कैम में मध्यम होता है। और प्रकाश श्वसन फोटो रेस्पायरेशन जो होता है C3 में उच्च होता है, C4 में कम होता है, और कैम में भी कम होता है। तो प्रकाश श्वसन फोटो रेस्पायरेशन क्या है, तो C3 में जो होता है उच्च होता है, C4 में कम होता है, कैम में भी कम होता है। और वाटर यूज इफिशियंसी जो होता है C3 में कम होता है, धान में सबसे कम होता है वाटर यूज इफिशियंसी। उसके बाद C4 में जो है मध्यम होता है, और कैम में उच्च होता है। तो वाटर यूज इफिशियंसी जो होता है C3 में कम होता है, और उसके बाद C4 में मध्यम होता है, और कैम में जो होता है उच्च होता है। और उत्सर्जन दर जो होता है C3 में उच्च होता है, और C4 में जो होता है
मध्यम होता है और कैम में जो है कम होता है। तो उत्सर्जन दर कितना होता है, तो C3 में उच्च होता है और C4 में मध्यम होता है और कैम में जो है कम होता है। प्रकाश प्रदीप्त काल, जिसको इंग्लिश में फोटो पेरियोडिज्म कहते हैं, पौधे की प्रतिदिन की प्रकाश अवधि विशेष रूप से क्या होता है कि फूलों के व्यवहार की प्रक्रिया को फोटो पेरियोडिज्म कहा जाता है। इसमें कह रहा है कोई पौधा है तो उसमें प्रतिदिन यानी कि रोज़ का जो प्रकाश अवधि है और विशेष रूप से फूलों के व्यवहार की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फिर फोटो पेरियोडिज्म कहते हैं। और जो फोटो पेरियोडिज्म है ये शब्द किसने दिया था, तो गार्नर और एलार्ड ने 1920 में दिया था। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर कि फोटो पेरियोडिज्म शब्द किसने दिया था, तो गार्नर और एलार्ड ने 1920 में जो है दिया था। और उन्होंने क्या किया था, पौधों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया था। तो पहला आता है अल्प दिवस पादप आता है, जिसको शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं। और इसमें है कि ऐसे पौधों को फूल आने के लिए दिन की लंबाई जो है 12 घंटे से कम होनी चाहिए। और इसमें कौन से आते हैं, तो तंबाकू आता है, सोयाबीन आता है, और अच्छा सोयाबीन का जो है वैज्ञानिक नाम ग्लाइसिन मैक्स है, और राइजोबियम जपोनिकम इसमें पाया जाता है। और चावल आता है। आमतौर पे जो है खरीफ की फसलें जो है कई जो है उष्णकटिबंधीय जो होता है पौधे आते हैं इसमें। तो अल्प दिवस में कौन सा आता है, ऐसे पौधों को फूल आने के लिए जो है दिन की लंबाई कितना चाहिए होता है, तो 12 घंटे से कम होनी चाहिए। कौन आता है इसमें, तंबाकू, सोयाबीन, चावल, और अगर जो मेनली देखा जाए तो कौन आता है, तो खरीफ की फसलें और कई जो हैं उष्णकटिबंधीय पौधे हैं वो भी आते हैं। अब दूसरा आता है मध्यवर्ती अल्प दिवस पादप आता है, जिसको इंटरमीडिएट शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं। तो ऐसे पौधों को फूल आने के लिए दिन की लंबाई कितना चाहिए, 12 से 14 घंटे के बीच होनी चाहिए। उदाहरणतः इसमें क्या आता है, तो गन्ना आता है, सेकेरम ऑफिसिनेरम, प्याज आता है, घास आता है, सानोडॉन डेक्टाइलोन। तो मध्यवर्ती अल्प दिवस पादप में कौन सा आता है, तो ऐसे पौधों को फूल आने के लिए दिन की लंबाई कितना चाहिए होता है, तो 12 से 14 घंटा जो है चाहिए होता है। और इसमें उदाहरण देखा जाए तो कौन कौन आता है, गन्ना आता है, घास आता है, प्याज आता है। फिर आता है दीर्घ दिवस पौधे, लॉन्ग डे प्लांट। तो ऐसे पौधों को फूल आने के लिए जो है 14 घंटे से अधिक दिन की जो है रोशनी की आवश्यकता होती है। अगर 12 होगा तो वो शॉर्ट डे में आएंगे, SDP में, और 12 से 14 होगा तो इंटरमीडिएट शॉर्ट डे प्लांट में आएंगे, और 14 घंटे से अधिक होगा तो ये क्या किस में आएंगे, तो दीर्घ दिवस वाले में आएंगे। अच्छा, दीर्घ दिवस के उदाहरण कौन है, तो दीर्घ दिवस के उदाहरण में गेहूँ आता है, जौ आता है, चुकंदर आता है, अरंडी आता है। आमतौर पर जो है रबी की फसलें आती हैं। शॉर्ट डे में कौन सा आता है, तो खरीफ की फसलें, और लॉन्ग डे में कौन सा आता है, तो रबी की फसलें आता है। अब फिर अगला आता है दिवस निष्प्रभावी, डेड न्यूट्रल प्लांट। ऐसे पौधों में फूल आने की क्रिया दिन की लंबाई जो है अप्रभावित होती है, मतलब कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, दिन चाहे वो लंबा हो चाहे वो शॉर्ट हो। और इसमें मक्का आता है, टमाटर आता है, बकव्हीट आता है, और सूरजमुखी आता है, कपास आता है, ककड़ी आता है। तो मक्का, टमाटर, बकव्हीट, सूरजमुखी, कपास और ककड़ी आता है। तो फोटो पैरोडिज्म में क्या होता है कि पौधे की प्रतिदिन की प्रकाश अवधि विशेष रूप से फूलों के व्यवहार की प्रक्रिया को फोटो पैरोडिज्म कहते हैं।
और फोटो पैराडाइज में जो शब्द है किसने दिया था, तो गार्नर और एलार्ड द्वारा जो था 1920 में दिया गया था। और उन्होंने जो है पौधों को 3 श्रेणियों में बांटा था, अल्प दिवस पादप सॉलिड डे प्लांट। तो ऐसे पौधों में फूल आने के लिए जो दिन का लंबाई है वो 12 घंटे से होता है, कम चाहिए होता है। तंबाकू आता है, सोयाबीन आता है, चावल आता है। मेनली जो है ये खरीफ की फसलें जो है आती हैं, और उसके बाद उष्णकटिबंधीय पौधे हैं। और मध्यवर्ती में क्या होते हैं, 12 से 14 घंटे की जो है लाइट की आवश्यकता होती है। और गन्ना आता है, प्याज आता है, घास आता है। और दीर्घ दिवस में 14 घंटे से अधिक जो है रोशनी की आवश्यकता होती है। गेहूँ, जौ, चुकंदर, अरंडी आमतौर पे जो है रबी की फसलें आती हैं। और दिवस निष्प्रभावी में क्या होता है कि ऐसे पौधों में फूल आने की क्रिया दिन में जो होता है लंबाई अप्रभावित होती है। इसमें मक्का आता है, टमाटर आता है, बकव्हीट आता है, सूरजमुखी आता है, कपास आता है, ककड़ी। श्वसन, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो रेस्पायरेशन। अब आता है प्रकाश श्वसन या ग्लाइकोलेट मार्ग चक्र। तो क्रोटोकोव ने 1963 में प्रकाश की उपस्थिति में CO2 मुक्त होने का उल्लेख करने के लिए फोटो रेस्पायरेशन शब्द की शुरुआत की थी। तो फोटो रेस्पायरेशन जो शब्द था उसका शुरुआत किसने किया था, क्रोटोकोव ने किया था। कब किया था, तो 1963 में किया था। और क्यों किया था, तो प्रकाश की उपस्थिति में CO2 जो है मुक्त होने के उल्लेख करने के लिए किया था। और फोटो रेस्पायरेशन में जो है उच्च प्रकाश से प्रेरित ऑक्सीजन जो है PGA के 2 अणुओं के उत्पादन को जो है रोकता है। और PGA के एक अणु के बजाय ग्लाइकोलेट्स बनाता है। और जिससे क्या होता है, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का गठन होता है। तो फोटो रेस्पायरेशन में क्या होता है कि उच्च प्रकाश से प्रेरित ऑक्सीजन PGA के 2 अणुओं के उत्पादन को क्या होता है, रोकता है। और PGA के एक अणु के बजाय ग्लाइकोलेट्स बनाता है। PGA मतलब फास्फोग्लिसरिक एसिड। और जिससे H2O2 का गठन होता है। और यह जो है C2 चक्र के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि 2 कार्बन यौगिक ग्लाइकोलेट जो होता है बनता है इसमें। तो यह क्या होता है, C2 चक्र के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि इसमें 2 कार्बन यौगिक ग्लाइकोलेट बनता है। और इसमें क्या होता है, ATP ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है। और यह जो होता है ऊर्जा खपत, यह हानिकारक प्रक्रिया है। और यह क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया के मध्य जो है संपन्न होता है। तो ये जो क्रिया है कहाँ संपन्न होता है, तो क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया के मध्य संपन्न होता है। तो फोटो रेस्पायरेशन में क्या होता है, उच्च प्रकाश से प्रेरित ऑक्सीजन PGA के 2 अणुओं के उत्पादन को रोकता है। और PGA के एक अणु के बजाय ग्लाइकोलेट बनाता है। और जिससे क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का गठन होता है।
और यह जो है C2 चक्र के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि 2 कार्बन यौगिक ग्लाइकोलेट बनता है इसमें। और इसमें क्या होता है, ATP का निर्माण नहीं होता है। और यह जो है ऊर्जा खपत या हानिकारक प्रक्रिया है, और यह क्लोरोप्लास्ट, पैराक्सीसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया के मध्य संपन्न होता है। अब श्वसन, रेस्पायरेशन। तो श्वसन में क्या होता है, विभिन्न प्रकार संश्लेषक उत्पादों, विशेष रूप से कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण द्वारा जो है ऊर्जा मुक्त होती है। श्वसन में क्या होता है, विभिन्न जो प्रकाश संश्लेषक उत्पाद हैं, जिसमें विशेष रूप से कौन आता है, तो कार्बोहाइड्रेट, उसका ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा मुक्त होती है। जैसे C6H12O6 ग्लूकोज जो है, ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O जल और 686 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। तो ग्लूकोज जब टूटता है तो किसमें, CO2 जल और एनर्जी निकलता है, उसमें से कितना निकलता है एनर्जी, तो 686 किलो कैलोरी। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ये श्वसन में जो है विभिन्न प्रकाश कितना जो है एनर्जी मुक्त होता है, तो 686 किलो कैलोरी ये आता है। और श्वसन की क्रियाविधि, तो श्वसन में क्या होता है, पहले और सामान्य चरण को ग्लाइकोलाइसिस या EMP मार्ग कहा जाता है। श्वसन के में क्या होता है, पहले और सामान्य चरण को ग्लाइकोलाइसिस या EMP मार्ग कहा जाता है। और इस चरण में क्या होता है, ग्लूकोज के एक अणु जो है पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में बनाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। श्वसन में पहले और सामान्य चरण में क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस या EMP मार्ग कहा जाता है पहले चरण को। और इस चरण में क्या होता है, तो इस चरण में ग्लूकोज का जो एक अणु होता है वो पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनाता है। और इसलिए ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है, पायरुविक एसिड होता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो पायरुविक एसिड होता है। और यह क्या होता है कि अवायवीय स्थिति के तहत साइटोप्लाज्म में होता है। यह अवायवीय स्थिति के तहत साइटोप्लाज्म में होता है। और एसिटाइल को ए, यह ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र के बीच लिंक अणु है। और पायरुविक एसिड के 2 अणु का आगे जो है लिंक और क्रेब्स चक्र के माध्यम से ऑक्सीकरण किया जाएगा। पायरुविक एसिड के 2 अणु का आगे लिंक और क्रेब्स चक्र के माध्यम से ऑक्सीकरण किया जाएगा। और NADH2 के 2 अणु आगे जो है हाइड्रोजन को मुक्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन परिवहन प्रणाली के लिए उपयोग किया जाएगा। NADH2 के जो है 2 अणु आगे जो है H2O मुक्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन जो है परिवहन प्रणाली का जो है उपयोग किया जाएगा। और शुद्ध उत्पादन क्या होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP का
शुद्ध उत्पादन में क्या होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस में 2 एटीपी का, लेकिन NADH2 के 2 अणुओं को ATP के 6 अणुओं की उपज के लिए एरोबिक रूप से ऑक्सीकरण किया जाएगा। NADH2 के 2 अणुओं को ATP के 6 अणुओं की उपज के लिए एरोबिक रूप से ऑक्सीकरण किया जाएगा और इस प्रकार ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लाइकोलाइसिस के माध्यम से ATP का कुल 2 की बजाय जो है 8 का निर्माण होगा। तो पहले 2 ऊपर और उसके बाद में 6 अणु, टोटल 8। और दोनों ETS और केफ चक्र साइट्रिक एसिड या TCA चक्र के जो है एरोबिक या वायवीय स्थिति के तहत माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो दोनों ETS या केफ चक्र एरोबिक या वायवीय स्थिति के तहत माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और श्वसन के दौरान जारी जो ऊर्जा है, ग्लूकोज के एक अणु के टूटने के दौरान शुद्ध 36 ATP अणु बनते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है कि श्वसन के दौरान जारी जो ऊर्जा होती है उसमें ग्लूकोज के एक अणु टूटने के दौरान कितना जो है ATP अणु बनते हैं, तो 36 ATP अणु बनते हैं। अब श्वसन भागफल क्या होता है, जिसको रेस्पिरेटरी क्यूटेन कहते हैं। तो RQ श्वसन में जो है अवशोषित ऑक्सीजन की मात्रा और मुक्त की गई CO2 के आयतन का अनुपात होता है। पहला तो जितना इनहेल किया जाता है और उसके बाद जितना मुक्त किया जाता है, और इसे क्या कहते हैं, श्वसन अनुपात भी कहा जाता है। और श्वसन भागफल बराबर क्या होता है, मुक्त की गई CO2 की मात्रा बटे अवशोषित ऑक्सीजन की मात्रा होता है। और कुछ उत्पादन में RQ का मान कितना होता है, तो फैट में 0.7 होता है, प्रोटीन में जो है 0.8 to 0.9 होता है, कार्बोहाइड्रेट में 1 होता है और स्यूकुलेंट्स में जो है 0 होता है, कार्बनिक अम्ल में 1 से ज़्यादा या फिर 1.33 होता है। तो कुछ उत्पादों में RQ का मान कितना होता है, तो 0.7 होता है और प्रोटीन कितना होता है, तो 0.8 to 0.9 होता है और कार्बोहाइड्रेट में 1 होता है और रसीले सिकुलेंट्स में जो होता है 0 होता है और कार्बनिक अम्ल में 1 से ज़्यादा होता है, 1.33 होता है। तो इसमें कुछ पॉइंट इम्पोर्टेंट है बेहतरीन कि ग्लूकोज के एक अणु टूटने के दौरान कितने ATP अणु बनते हैं, तो 36 ATP अणु बनते हैं। और ये इसका फार्मूला भी पूछ सकता है कि RQ का जो होता है फार्मूला क्या है, तो मुक्त की गई CO2 की मात्रा बटे अवशोषित CO2 की मात्रा होती है। और शुद्ध उत्पाद ग्लाइकोलाइसिस में कितना होता है, तो 2 ATP का होता है और टोटल कितना होता है, तो 8 का निर्माण होता है। और जो है कार्बोहाइड्रेट के विघटन से कितना एनर्जी बनता है, तो 686 किलो कैलोरी जो होता है ऊर्जा मुक्त होता है।
और श्वसन के जो है पहले व सामान्य चरण में क्या पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनता है। और ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो पायरुविक एसिड होता है। ये सब जो है इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।